अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं सादाब? सर ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआओं की ज़रूरत है बस। तो आज जो है जुम्मे का मुबारक दिन है। जी सर, हमारे पास जो है वो जुम्मे की नमाज थोड़ी जल्दी हो जाती है, 1:15 तक जो है ना वो हो जाती ओह। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 1 बजे है। से ठीक है। पहले ही ख़त्म कर दें। कोरोना की वजह से उन्होंने टाइमिंग जो है ना वो बहुत पीछे कर दी। जल्दी कर दिया उन्होंने। जी अगर आपने जो है वो क्लास शुरू से ज्वाइन की हो तो उसका एक फ़ायदा होगा कि हम ये जी चैप्टर सर। 1 पढ़ रहे हैं या नहीं। जी सर, चैप्टर अगर 1 आपको पढ़ याद रहे हो तो कि हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे तो हम वो पढ़ते ही रहेंगे। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? हम किडनी का फंक्शन पढ़ रहे थे, अगर आपको ये याद हो तो। इसका फंक्शन जी किडनी सर। का जी सर, और पढ़ रहे किडनी जो थे। है वो यूरिन की फॉर्मेशन करती है 4 प्रोसेसेस के जरिए। और उन 4 प्रोसेसेस को हम रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी कहते हैं। नेफ्रॉन किडनी का ही पार्ट होता है। इस वजह से अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ हो कि एक्सक्रीटिव फंक्शन ऑफ किडनी, तो किडनी का भी वही फंक्शन है जो नेफ्रॉन का फंक्शन है। अगर हम नेफ्रॉन के नाम से कहें तो वो नेफ्रॉन का भी यही काम है, और अगर किडनी के से कहें तो किडनी का भी यही फंक्शन है। राइट या नहीं? ओके सर। तो यहाँ पे जो रेगुलेटरी फंक्शंस थे, इसमें से हमने पहला पढ़ा था जिसका नाम है फिल्ट्रेशन, कि बोमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन होती है। सेकंड जो स्टेप है वो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जो काम की चीज़ें हैं वो रीअब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। जो जो काम की चीज़ें हैं, यूजफुल चीज़ें, वो रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। ये किडनी हमने पढ़ी थी कि किडनी जो है ये हमारी कमर के साथ लगी हुई होती हैं, और यूरेटर के ज़रिए यूरिन ब्लैडर में जाता है, और यूरेथ्रा के ज़रिए बॉडी से बाहर आ जाता है। सही। जी सर, याद है सर। और अगर ये ह्यूमन के ये स्ट्रक्चर ना या ओ सॉरी ह्यूमन की बॉडी ना बनाई जाए तो ये ऐसे भी बनाए जा सकते हैं। इसमें एक रेड और एक रेड जो है वो वेन बनाई गई है, रीनल वेन, और ब्लू जो है वो रीनल आर्ट ओ सॉरी रेड आर्टरी, और ब्लू जो है वो वेन बनाई गई है, रीनल आर्टरी और रीनल वेन। जैसे अगर हम अपने हाथों में देखें तो ये आपको सारे जो ग्रीन नज़र आती हैं ये सब के सब वेन्स ही होती हैं। इस वजह से इन्होंने इसको ब्लूइश कलर का बनाया है। और इसके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, और नेफ्रॉन जो हैं वो काम करते हैं किस चीज़ का? एक्सक्रीशन का। जितने भी जो अनवांटेड प्रोडक्ट हैं या एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स हैं उनको ये रिमूव कर लेते हैं। सही या नहीं? तो यहाँ पे अगर ये वाली डायग्राम जो है वो देखी जाए तो इससे क्या होगा, तो हमें कुछ बातें पता चल जाएंगी इसके मुतालिक। ये है नेफ्रॉन, और इस नेफ्रॉन में हमने पढ़ा था कि फिल्ट्रेशन यहाँ पर होती है जिसका नाम बोमेन कैप्सूल है। बोमेन कैप्सूल कैसे होती है कि देखिए ये एक आर्टरी आती है यहाँ पर, इसको एफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं। फिर बाकायदा यहाँ पे ये नेटवर्क बनाती है जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिर ये यहाँ से यूं बाहर निकल आ जाती है जिसे हम कहते हैं क्या? इफरेंट। ये जो दरअसल कहते हैं यहाँ पे सुराख होते हैं, और एक प्रोसेस के ज़रिए ये सारा कुछ जो है वो छन कर, इसलिए कि ये सीव की तरह होती है बोमेन कैप्सूल, और ये बात बोमेन ने डिस्कवर की थी। जो कुछ इसके अंदर आ जाता है इस सबको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। और ये फिल्ट्रेट कुछ नहीं होता, ये लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड होता है जिसका दूसरा नाम प्लाज्मा है। तो फ़िल्ट्रेट कुछ नहीं होता, जो कुछ फ़िल्टर होकर आता है वो होता है प्लाज्मा। लेकिन इसके अंदर जो है वो यूज़फुल चीज़ें भी होती हैं, यूज़फुल चीज़ें। तो यूज़फुल चीज़ों को इस जगह पर रीअब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, इस जगह पर रीअब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, इस जगह पर रीअब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। तो ये 3 जगह हैं रीअब्ज़ॉर्ब करने की। 4 चीज़ें जो हैं रीअब्ज़ॉर्ब होती हैं, ग्लूकोज़, अमाइनो एसिड, वाटर और सॉल्ट। यहाँ से 2 खत्म कर दें तो रह जाते हैं वाटर और सॉल्ट। यहाँ पे 1 रह जाए तो है सिर्फ़ सॉल्ट। देखें यहाँ से शुरू करें, यहाँ पे सिर्फ़ सॉल्ट एब्ज़ॉर्ब होते हैं। यहाँ पर वाटर और सॉल्ट, यहाँ पर ग्लूकोज़, अमाइनो एसिड और वाटर और सॉल्ट। सही है या नहीं? जैसे देखिए मैंने एक डायग्राम बनाई है, वो यही एक्सप्लेन करने के लिए।
और वो है ये तो ब्लड वेसल्स दिखाई गई हैं कि दरअसल ग्लोमेरुलस की ब्लड सर्कुलेशन क्या है, ये इफरेंट है जो आती है, ये इफरेंट है जो चली जाती है, और यहाँ पे पूरा ये नेटवर्क है जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहाँ पे पूरा जाल बना हुआ होता है ब्लड वेसल का, यहाँ पे पूरा जाल बना हुआ होता है, इनको पेरीट्यूबुलर कहते हैं। और एक इस तरह रन करता है पूरे पैरेलल इसके, उसको हम वाजा रेक्टा कहते हैं। ये है इसकी ब्लड सप्लाई, किसकी? नेफ्रॉन की। इसके अंदर कौन कौन सी जो हैं वो ब्लड कैपिलरीज यूज होती हैं। अगर हम डाइजेशन की सॉरी इसके फंक्शन की बात करें कि इसमें क्या क्या कुछ होता है, तो दरअसल कहते हैं कि फिल्ट्रेशन कहाँ पर होती है। देखिए यहाँ पे लिखा है फिल्ट्रेशन सिर्फ यहाँ पर होती है। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होती है 1, 2 और 3 जगहों पे। क्या क्या चीज़ें होती हैं? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर और सॉल्ट। यहाँ पे रहकर सिर्फ 2 रह जाती हैं। इन चारों में से फर्स्ट 2 अगर निकाल दी जाएँ तो सॉल्ट और वाटर, इसमें से फर्स्ट निकाल दिया जाए तो सिर्फ सॉल्ट। तो ये चीज़ें एब्ज़ॉर्ब होती हैं। स्टूडेंट कहते हैं सर ये तो इतना मुश्किल है, इसको कौन याद करेगा कि ग्लूकोज़ कहाँ पे एब्ज़ॉर्ब होता है, तो अमाइनो एसिड कहाँ पर होते हैं, वाटर और सॉल्ट। भई 4 ही चीज़ें तो हैं, चारों को घुमा के 3 दफ़ा दे दिया। अब आप कह रहे हैं कि ये मुश्किल है याद करना। क्या ये मुश्किल है याद करना? नो सर। ये तो बहुत ही आसान है। अब दरअसल कहते हैं थर्ड पार्ट आता है। थर्ड को कहते हैं सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब होता है कोई चीज फॉर्म होना। असल में यहाँ पे जो ब्लड होता है वो बड़ी तेजी से गुजर जाता है, इसलिए कि आपको पता है हार्ट बीट हमारी 72 टाइम्स पर मिनट होती है। 72 टाइम पर मिनट का मतलब होता है कि 1 सेकंड से भी पहले ब्लड यहाँ से गुजर जाता है। तब इसमें से इतना कम फिल्टर होता है कि कुछ जो होते हैं वो बच जाते हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो भी कभी कभी ऐसी चीज़ों से बच जाते हैं। जो बच जाते हैं जैसे वो अमोनिया बच जाता है, क्रिएटिनिन बच जाता है, यूरिया बच जाता है, यूरिक एसिड बच जाता है। उनको ज़बरदस्ती पकड़-पकड़ के इनको वापस फ़िल्ट्रेट में डाला जाता है, फ़िल्ट्रेट। इसलिए कि यहाँ पे जो सब कुछ फ़िल्टर होकर आ रहा है उसको हम फ़िल्ट्रेट कह रहे हैं। यहाँ पर चीज़ें चली गई ब्लड में, यहाँ पे चीज़ें चली गई ब्लड में, यहाँ पे चीज़ें चली गई ब्लड में, यहाँ पे ब्लड में फ़िल्ट्रेट में चीज़ें आईं। तो जब जाने को एब्जॉर्प्शन कहते हैं, आने को सिक्रीशन कहते हैं। जाने को एब्जॉर्प्शन कहते हैं, इसे हम इसलिए री-एब्जॉर्प्शन क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये चीज़ें वापस से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अगेन इट एब्जॉर्ब्स अगेन, इसलिए हम इसको री-एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यहाँ पर फ़िल्ट्रेशन होती है, ये 3 जगहों पे री-एब्जॉर्प्शन होती है और यहाँ पे सिक्रीशन होती है। सिक्रीशन का मतलब ये होता है कि चीज़ें आ रही हैं, जा नहीं रही हैं, आ रही हैं। यहाँ पे आ रही हैं ब्लड में, यहाँ पे ब्लड में जा रही हैं, यहाँ पे ब्लड में जा रही हैं, यहाँ पे ब्लड में जा रही हैं, यहाँ पे ब्लड से आ रही हैं फ़िल्ट्रेट में। यही बात एमसीक्यू में पूछी जाती है कि दरअसल हम सिक्रीशन किसे कहते हैं। वो जैसे यहाँ पे देखें 4 चीज़ें एब्ज़ॉर्ब होती हैं, यहाँ पर भी सिर्फ़ 4 चीज़ें हैं। आपको पता है हमारे यूरिन में यूरिया तो होता ही है, यूरिक एसिड भी होता है, ये भी आपको पता होगा, क्रिएटिनिन भी होता है, अमोनिया भी होता है। कहते हैं इस जगह का और एक काम है एसिड बेस को बैलेंस करना। इसलिए कि हमारा जो यूरिन है उसका एक पर्टिकुलर पीएच है। हमारे यूरिन का एक पर्टिकुलर पीएच है और वो कितना है? तो अगर यूरिन की कंपोजिशन है, वो अगर हम देखें कि हमारे यूरिन में होता क्या-क्या है, तो हमारी बुक में पेज नंबर 18 है, उसमें एक टेबल बना हुआ है और वो उस टेबल के जो पिक्चर है, वो मैंने यहाँ पर ली है। इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें दिखाया गया है कि हमारे यूरिन की कंपोजिशन क्या है, यानी हमारे यूरिन में क्या-क्या है। तो अगर ये देखा जाए, तो इसमें हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि हमारी यूरिन में सबसे ज़्यादा वाटर होता है। कितना होता है? 95%। एक स्टूडेंट ने कहा सर ये परसेंट नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है पर 100 सीएम क्यूब। मैंने कहा पर 100 का मतलब होता है इन परसेंट, परसेंट भी इन 100 ही कहते हैं मैथ्स के मुताबिक। वाटर जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। वाटर के बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ है वो है यूरिया। कितना होता है? 2%। अगर वाटर 95% है तो ये जो बाकी सब कुछ रह गया ये कितने परसेंट हुआ? अगर क्या है, अगर वाटर 95% है तो रिमेनिंग कितने परसेंट हुआ? 5%। 5%। ये बाकी सारी चीजें 5% हैं।
इसमें प्रोटीन तो कभी नहीं आता और ग्लूकोज भी कभी नहीं आती, इसलिए देखें 0 0 है, 0 0। इसलिए कि कुछ लोग होते हैं जो डायबिटिक होते हैं, उनमें ग्लूकोज आता है, कुछ लोगों को किडनी का इन्फेक्शन होता है तो प्रोटीन आता है, वरना ये नॉर्मल लोगों में नहीं आते। जो सबसे ज़्यादा आती है वो 2% यूरिया। यूरिक एसिड बहुत ही कम होता है, सिर्फ 0.3%। अगर आप देखें इसमें क्रिएटिनिन है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, सोडियम क्लोराइड्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये सब के सब 0.3 0.3 0.3 हैं, 0.3 0.3 0.3। फर्क ये है कि क्रिएटिनिन 0.3 से 0.7 होता है, अमोनिया भी 0.3 से 0.7 होती है, यूरिक एसिड सिर्फ 0.3 होता है, सोडियम सिर्फ 0.3 होता है और क्लोराइड सोडियम का डबल होते हैं यानी 0.6 और ये 0.4 होते हैं। कौन? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, सल्फेट। सही या नहीं? कहते हैं यहाँ पे ये सही लिखा हुआ है सिंबल, ये सिंबल सही लिखा हुआ है, ये सिंबल सही लिखा हुआ है, ये दो सही नहीं लिखे हुए। इसलिए कि ये फॉस्फेट है तो फॉस्फेट के लिए यहाँ पे PO4 लिखा जाएगा और सल्फेट के लिए SO4 लिखा जाएगा। अब ये सही हो गए। और इसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच 5 होता है। भाई ये जो 5 है ये हमें क्या बता रहा है? एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? एसिडिक एसिडिक है। एसिडिक सर। तो ये एसिडिक क्यों है? इसलिए कि इसमें कोई एसिड है। एसिड इस पूरे टेबल में अगर आप देखें तो यही एक एसिड है, यूरिक एसिड, जिसकी वजह से इसका पीएच एसिडिक होता है। राइट? तो ये एसिडिक होना चाहिए। अगर ये बेसिक या अल्कलाइन या न्यूट्रल होने लगे तो फिर इसे हम चेंज करते हैं। कौन? ये काम किडनी एडजस्टमेंट का करता है। क्या करता है? उस बैलेंस को मेंटेन करता है। अगर वो एसिडिक हो रहा हो तो इसका मतलब है H+ आयन ज़्यादा हो रहे हैं और अगर वो बेसिक हो रहा हो तो इसका मतलब है अमोनियम आयन ज़्यादा हो रहे हैं। तो वो इसी तरह से मेंटेन करता है कि वो एसिड और बेस बैलेंस को चेंज कर देता है या प्रॉपर कर देता है। कैसे? कि यहाँ पे अगर वो बेसिक हो रहा हो तो H आइन डाल देते हैं और अगर एसिडिक हो रहा हो तो NH4 आइन डाल देते हैं। ये NH4 को क्या पढ़ते हैं? अमोनियम। अमोनियम क्या होता है? एक अल्कली का नाम है, ये अल्कली है और आपको पता है H आइन एसिड्स में होते हैं। क्या H आइन एसिड्स में होते हैं? अगर एसिडिटी ज़्यादा हो रही हो, इसलिए कि 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पीएच। अगर एसिडिटी ज़्यादा हो रही है तो बेस डाल देते हैं और अगर बेस ज़्यादा हो रहा हो तो H आइन डाल देते हैं। ये काम कौन करता है? ये काम डिस्टल कॉन्वोल्यूशन में होता है। डिस्टल का मतलब है डिस्टेंस पे आती है, कॉन्वोल्यूशन का मतलब है कॉइलिंग है। एक कॉइलिंग ये है, इसे प्रॉक्सिमल कहते हैं, एक कॉइलिंग ये, इसको डिस्टल कहते हैं। हैं दोनों के दोनों कॉइलिंग। अब जब सब कुछ इसमें शामिल हो जाता है तो जो कुछ बचता है अब उसको हम फिल्ट्रेट नहीं, उसको हम यूरिन कहते हैं। जो कुछ यहाँ पे देखें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, सॉल्ट सब चला जाता है, फिर यहाँ पे अमोनिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिया ये आ जाते हैं और यही वो हैं जो पॉइंट देखें। यूरिक एसिड इसके अंदर जो है, यूरिक एसिड कितना होता है ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि यूरिक एसिड इसमें 0.3 होता है। अमोनिया कितना होता है? ये भी 0.3 होता है। क्रिएटिनिन कितना होता है? ये भी 0.3 होता है। बस सिर्फ ये कि ये दोनों 0.3 से 0.7 तक होते हैं, 0.3 से 0.7। और सबसे ज़्यादा यूरिया होता है, कितना होता है? 2%। यूरिया 2%। यही तो वो बातें हैं जो हमने एमसीक्यू के लिए याद करनी है। एमसीक्यू में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज 0.3% इन यूरिन। उसमें लिखा होता है यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन, ऑल ऑफ दीज। बच्चे सेलेक्ट करते हैं यूरिक एसिड, जबकि आंसर होता है ऑल ऑफ दीज। आंसर होता है ऑल ऑफ दीज। तो ये बाकायदा एक पर्टिकुलर कंपोजिशन के साथ ये कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। कलेक्टिंग डक्ट से ये कहाँ जाता है? ये जो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में जमा होता है ये इसके बाद कहीं जाता है। कहाँ जाएगा? तो ये किडनी की इस डायग्राम से हमें पता चलेगा कि आगे ये कहाँ जाएगा। तो दरअसल फिर ये होता है कि ये सारा के सारा जो है इस कलेक्टिंग डक्ट से कैलेसिस में आ जाता है। ये कैलेसिस है, ये पोर्शन, ये ट्यूब्स कैलेसिस हैं। कैलेसिस से वो यहाँ पर पहुँचता है, इसका नाम पेल्विस है। पेल्विस से वो इस ट्यूब में पहुँचता है, इसका नाम होता है यूरेटर। ये यूरेटर है। यूरेटर से कहाँ होता है? ये यूरिनरी ब्लडर में जाता है, स्टोर हो जाता है। जब ये यूरिनरी ब्लडर फिल हो जाता है तो फिर हमें टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ती है यूरिन पास करने के लिए।
फिर ये बॉडी से बाहर आ जाता है इस ट्यूब के जरिए, जिसको यूरीथ्रा कहते हैं। यूरेटर, चूंकि यहाँ से यूरिन गुजरता है इसलिए इसका नाम यूरेटर है। यूरीथ्रा इसलिए कि ये वो ट्यूब है जहाँ से यूरिन पास होता है। ठीक है या नहीं? इस तरह से ये यूरिन बॉडी से बाहर निकल आता है और इसकी कॉम्पोजिशन भी हमने पढ़ ली है। तो हमने पढ़ा कि दरअसल इसमें क्या होता है, इसमें ये है कि प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू यूरिन बनता है, प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू यूरिन बनता है। और ये कौन से प्रोसेस हैं? इनको रेगुलेटरी फंक्शन कहते हैं। रेगुलेट करने का मतलब होता है कंट्रोल करना। रेगुलेट करने का मतलब होता है कंट्रोल करना। इसमें कंट्रोलिंग प्रोसेसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं, क्वांटिटी को मेंटेन करते हैं। तो रेगुलेटरी फंक्शन जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि वो क्या होते हैं। सबसे पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो बोमेन कैप्सूल में होता है, उसके बाद सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो इन 3 जगहों पर होती है, फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन जो डिस्टल कॉन्वुलेशन में होती है। डिस्टल कॉन्वुलेशन में जो पॉइजनस सब्सटेंसेस या वेस्ट होते हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कर दिया जाता है। फोर्थ और लास्ट प्रोसेस जो होता है वो होता है काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट एक्सचेंज, ये काउंटर करंट क्या होता है? काउंटर ऑपोजिट को कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर यानी ऑपोजिट। कहते हैं कि यहाँ पे फिल्ट्रेट और ब्लड की ऑपोजिट डायरेक्शन होती है और इसी को हम कहते हैं काउंटर करंट। और 2 किस्म के काउंटर करंट इसमें काम करते हैं। एक होता है वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसे कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर, और एक होता है फूड और न्यूट्रिएंट देने के लिए, जिसे कहते हैं काउंटर करंट वाजा रेक्टा। एक होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर और एक होता है वाजा रेक्टा। ये काउंटर करंट क्या होते हैं? काउंटर करंट ये होते हैं कि दरअसल डायरेक्शन जो होती है, जैसे ये जो डायग्राम्स हैं इसमें अगर हम देखें कि डायरेक्शन जो हैं वो कैसी हैं। ये देखिए, ये वो बुक की डायग्राम है जो हमारी बुक में मौजूद है। ये जो ट्यूब है दरअसल कहते हैं इसको यू शेप ट्यूब या लूप ऑफ हेनले कहते हैं। इसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ये यू शेप ट्यूब है, ये जो यहाँ से लेके यूं इस तरह से यू बना हुआ है। इसमें दरअसल कहते हैं कि जो नीचे जा रही है उसको हम डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं और ये जो ऊपर जा रही है इसको असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। और इसके अराउंड जो ब्लड वेसल है उसको वाजा रेक्टा कहते हैं। वाजा इसलिए कि ये वेसल है और रेक्टा इसलिए कि इरेक्ट या स्ट्रेट है, इसलिए कहते हैं वाजा रेक्टा। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ब्लड देखें, यहाँ पे देखें ब्लड ऊपर जा रहा है लेकिन फिल्ट्रेट नीचे आ रहा होता है। ब्लड ऊपर जा रहा है और फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है। ब्लड ऊपर क्यों जा रहा है? इसलिए कि दरअसल ये ब्लड इस आर्टरी से शुरू हुआ, इस कैपिलरी में आया, पेरिटिबुलर में घूमा, फिर वाजा रेक्टा में आया, फाइनली ये वेन बन जाती है जिसका नाम है रीनल वेन। रीनल वेन जो आती है वो रीनल आर्टरी, जो जाती है वो रीनल वेन। यहाँ पर अगर आप देखें कि फिल्ट्रेट जा रहा है नीचे और ब्लड जा रहा है ऊपर वेन की तरफ, इसे हम कहते हैं काउंटर करंट या ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर भी एक ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। उसमें ये होता है कि देखिए यहाँ पे फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है लेकिन ब्लड नीचे जा रहा है, फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है, ब्लड नीचे जा रहा है। इससे क्या होता है? ऑपोजिट फोर्स से। जैसे कहते हैं ऑपोजिट फोर्स की वजह से सिर्फ और सिर्फ हमें एनर्जी स्पेंड नहीं करनी पड़ती, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के जरिए ही चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। किसके जरिए? कहते हैं इस वाले पार्ट में 90% वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। ये क्या है? ये है डिसेंडिंग लिम्ब। किसकी डिसेंडिंग लिम्ब है? लूप ऑफ हेनले की। नेफ्रॉन का ये पार्ट है जो यू शेप होता है, इसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। इसमें जो पार्ट नीचे जा रहा होता है इसको डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। इसमें 90% वाटर री एब्जॉर्ब हो जाता है। कितने परसेंट? 90। और यहाँ पर जो है वो न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। किसको न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं? इस वाले पार्ट को न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। ये यहाँ पे 2 डिफरेंट क्यों हैं? इसकी वजह मैंने आपको पहले ही बताई थी कि इनका जो डायमीटर है वो डिफरेंट है। इन दोनों का डायमीटर डिफरेंट है। अगर हम ये डायग्राम्स देखें तो हमें पता चलेगा कि लूप ऑफ हेनले में असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब के डायमीटर मुख्तलिफ हैं। एक नैरो है, एक वाइड है, यानी एक चौड़ा है, एक तंग है।
और वो देखें ये वाला डायग्राम में बताया गया है, ये वाली डायग्राम में। इस वाली डायग्राम को अगर आप देखें तो ये बताया गया, देखें ये नैरो है और ये वाइड है। ये कौन सी लिम्ब है? इसका नाम है डिसेंडिंग लिम्ब। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसेंडिंग लिम्ब। इन दोनों के डायमीटर में फर्क नजर आ रहा है। यहाँ पे 90% पानी रीएब्सॉर्ब हो जाता है, 90% पानी, सही या नहीं? और यहाँ पे न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। इसलिए कि दरअसल जब यहाँ से ब्लड गुजर रहा होता है तो बहुत स्लो गुजरता है, जबकि यहाँ पे ब्लड तेजी से गुजर जाता है। यहाँ पे ब्लड बड़ा स्लो गुजर रहा होता है। यहाँ पे देखिए ये नैरो ट्यूब है और यहाँ पे ब्लड जरा फास्ट गुजरता है, सही है या नहीं? तो स्लो गुजरने से क्या होता है कि शायद आपको पता हो कि ये जो नेफ्रॉन है किस चीज़ की बनी है, प्लास्टिक की या लोहे की? ये दरअसल सेल्स की बनी हुई है। क्या इनको फूड चाहिए? यस, इनको फूड चाहिए। तो फूड कौन देगा? तो ये ब्लड वेसल्स तो फूड देंगे। तो इनसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कलेक्ट भी करना होता है, इनको आर्टरी फूड देती भी है। तो दरअसल एक फूड जो है मैक्सिमम फूड चला जाए उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको काउंटर करंट वासा रेक्टा कहते हैं। इसे वासा रेक्टा इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो ब्लड वेसल होती है उसका नाम वासा रेक्टा है, कि जो सारा कुछ ब्लड से आ रहा होता है वो भी वासा रेक्टा में, जो जा रहा होता है वो भी वासा रेक्टा में जा रहा होता है। ठीक है या नहीं? क्या ये बात आपको समझ आई वासा रेक्टा के मुतालिक? सही या नहीं? तो ऐसा कुछ जो है वो नोट्स में इसके मुतालिक लिखा हुआ होगा या नहीं? आ जाते हैं हम नोट्स पर। एक साहब जो बड़ी देर से आए हैं, इन्होंने अपना नाम ही नहीं रखा है, इन्फिनिक्स रखा हुआ है। ये जो सिर्फ मोबाइल से कनेक्ट होते हैं इसका नाम इन्फिनिक्स है। क्या आप सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हैं? आपको कोई नाम नहीं आ रहा होता, आपका नाम आता है बस इन्फिनिक्स। इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले। इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले। तो अपना नाम रख लेना जी चाहिए भाई, जो आपका असल नाम है दैट शुड बी देयर। ओके सर, ओके। तो बात हो रही थी किस चीज की? बात हो रही थी काउंटर करंट की। और ये काउंटर करंट आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, चैप्टर 13 में। क्या चैप्टर 13 में आपने ये बात पढ़ी थी या नहीं? कि इसमें क्या होता है? इसमें होता ये है, इसमें होता ये है कि रेस्पिरेशन में भी ऐसे होता है कि फिश में 90% जो है वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, 30% ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है काउंटर करंट की वजह से। वो कैसे होता है? वो दरअसल होता इस तरह से है कि देखें ये जो हैं दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। कौन कौन? यहाँ पे ब्लड और फिल्ट्रेट, ब्लड और फिल्ट्रेट। उसके लिए देखिए मैंने एक अच्छी सी डायग्राम बनाई है ताकि ये काउंटर करंट को समझाया जा सके कि ये ऑपोजिट प्रोसेसेस कैसे हो रहे हैं, राइट? इसके लिए दरअसल कहते हैं ये वाली मैंने डायग्राम बनाई है कि ये कैसे हो रहा है। इस डायग्राम में क्या कुछ दिखाया जा रहा है? इस डायग्राम में क्या कुछ दिखाया जा रहा है? इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि इसको अगर बड़ा करें, फिल्ट्रेट का फ्लो दिखाया है मैंने कि फिल्ट्रेट का फ्लो क्या है। तो फिल्ट्रेट का फ्लो यूं है कि फिल्ट्रेट यूं जा रहा है इस डायरेक्शन में। ब्लड का फ्लो क्या है? ब्लड का फ्लो इस तरह से यूं है, यूं। और ये क्या है? ये लूप ऑफ हेनले का नेफ्रॉन है। ये वाजा रेक्टा कैपिलरी है। ये ब्लड वेसल है जहाँ पे ये एब्जॉर्ब होकर जाएगा। और ये लूप ऑफ हेनले वो है जो कि वाजा रेक्टा है। वाजा, जैसे हमने ये बनाया कि ये बोमेन कैप्सूल है, राइट? इसके बाद हम कॉइल पार्ट बना देते हैं जिसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूशन। उसके बाद ये वाला पार्ट है, इसका नाम है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। तो ये मैंने क्या बनाया है? ये लूप ऑफ हेनले बनाया है जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया है। और इसके चारों तरफ क्या होती है? ब्लड वेसल होती है।
इस ब्लड वेसल को मैंने ये बनाया है, ये ब्लड वेसल। तो यहाँ पे ब्लड यूं इस डायरेक्शन में जा रहा है और फिल्ट्रेट इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है कि एक यूं आ रहा है और एक यूं जा रहा है? जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें जो फिल्ट्रेट है वो नीचे की तरफ जाता है और जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ जाता है, ये ऑपोजिट होते हैं। एक यूं जा रहा है, एक यूं जा रहा है। इसमें क्या होता है? इसमें दरअसल कहते हैं कि यहाँ पे जो जो फिल्ट्रेट जा रहा है उसमें 100% वाटर है। सही है या नहीं? जबकि यहाँ पे जो ब्लड होता है उसमें 90% वाटर होता है। अब आप मुझे ये बताएँ कि पानी कहाँ जाएगा? तो वाटर जो होता है वो हमेशा मूव करता है हाई टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी यहाँ से वाटर यहाँ पर आएगा, ब्लड में चला जाएगा। यहाँ से जब ये यहाँ गुज़रता है तो इसमें कम हो चुका होता है, 90% रह गया। यहाँ पर जो है वो 80% वाटर है। अब भी ये कहाँ जाएगा? यहाँ पर आएगा। यहाँ पे दरअसल और ये नीचे जाएँ तो 80% वाटर है और ये यहाँ पर आएगा, इसमें 70% वाटर है, तब भी ये यहीं पर आएगा। यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे देखिए ग्रेजुअली कम हो रहा है कि ये 100 था 90 हो गया। 10% कहाँ गया? यहाँ पर आ गया, यहाँ पर। पहले इसमें जो है अगर आप देखें यहाँ पे ब्लड का फ्लो है, यहाँ पे अगर डायरेक्शन देखें इसमें 70% सबसे कम पानी है और आगे जाएँ बढ़ गया 80% और आगे जाएँ 90%। तो 90% पानी इस तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये यूँ जा रहा है नीचे की तरफ डायरेक्शन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर है और यहाँ पे सबसे कम वाटर है। यहाँ पे हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर है, यहाँ पे लोवेस्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर है। तो ये हाई से लो में यानी ब्लड में चला जाता है। इस तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ पे कम होता रहता है और यहाँ पे आहिस्ता-आहिस्ता यूँ डायरेक्शन में बढ़ता रहता है। कि यहाँ पे ये ब्लड आया, सबसे पहले यूँ ब्लड आया उसमें पानी नहीं था, 70% पानी आ गया। फिर ये और आ गया 80% पानी हो गया और आ गया 90% आया। तो इस तरीके से इसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। किसमें? ब्लड में। और यहाँ पे पानी की क्वांटिटी कम होती जा रही है। इसलिए कि यहाँ से ये यहाँ से चलना शुरू होता है, जिसमें 100% पानी था और आ गया या कम हो गया 90% और कम 80%। इस तरीके से और कम, 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 कम ही होता रहेगा। इस तरह से 90% जो है वाटर एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, सिर्फ़ 10% इसमें बाकी बचेगा। 10% बाकी बचेगा, 90% एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। किसकी वजह से? ऑपोज़िट। किस प्रोसेस से ये हो रहा है? ये ऑस्मोसिस से हो रहा है। इसमें जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व नहीं होती। ऑपोज़िट डायरेक्शन का ये फ़ायदा होता है कि हमेशा जो है ब्लड में ये कम और फ़िल्ट्रेट में वाटर ज़्यादा होता है और ये यहाँ से यहाँ एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि 90% ऑफ द वाटर है वो रीएब्ज़ॉर्ब हो जाता है। कहाँ से? फ़िल्ट्रेट से। कहाँ पर? ब्लड में। किस प्रोसेस से? काउंटर करंट से। काउंटर करंट का मतलब है ऑपोज़िट फ्लो। किस चीज़ का ऑपोज़िट फ्लो? ब्लड का और फ़िल्ट्रेट का ऑपोज़िट फ्लो। सही या नहीं? क्या ये बात आपको समझ आई या नहीं? क्या ये बात जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है या नहीं? यूरिन इज़ हाइपरटोनिक, यस यूरिन इज़ हाइपरटोनिक। मैंने कब मना किया कि यूरिन इज़ नॉट अ हाइपरटोनिक? आपका ये सवाल है, व्हाट इज़ योर क्वेश्चन? बच्चे इतनी कंजूसी से चीज़ें लिखते हैं कि अब यूरिन इज़ हाइपरटोनिक। ये क्वेश्चन है या आंसर है? आर यू टेलिंग मी दिस और यू आर नॉट टेलिंग मी दिस? अगर आप पे ये सवाल है तो दरअसल क्या बात की जा रही थी? बात ये की जा रही थी कि अगर आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैंने कंपोज़िशन दी हुई है जो हमारी बुक में थी। किस चीज़ की? यूरिन की। ये बुक की डायग्राम्स हैं, ये सारी बुक में डायग्राम्स हैं और ये कंपोज़िशन है। तो अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारा जो यूरिन है वो कौन-सा टॉनिक होता है? डेंटोनिक होता है। यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि यूरिन में कितने परसेंट पानी है? 95% और बाकी सारी चीज़ें कितने परसेंट है? 5%। अगर हम यूरिन को देखें कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा है इसलिए हम ये कहते हैं यूरिन डाइल्यूट है, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है कि इसमें वाटर ज़्यादा है। लेकिन ये हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक क्यों है? इसके लिए कि इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ये नहीं देखा जाता कि इसमें वाटर कितना है, ये देखा जाता है कि आइसोटोनिक क्या होता है। आइसोटोनिक वो होता है
जिसकी कंसंट्रेशन हमारे ब्लड सेल्स के बराबर यानी 1% होती है। 1% कितनी होती है? 1%। तो जिसकी 1% होती है वो होती है आइसोटोनिक। और ये यहाँ पे कितने परसेंट है? ये 5% है। क्या 5 जो है ये 1 से कम है या ज़्यादा है? क्योंकि 5 1 से ज़्यादा है, इसलिए ये हाइपरटोनिक है। अगर ये 1 से कम होता तो ये हाइपोटोनिक होता, और अगर ये 1 होता तो ये आइसोटोनिक होता। ठीक है? क्या आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर हो गया या नहीं? अब आ जाएं कि दरअसल काउंटर करंट के मुतालिक हमारे नोट्स में क्या लिखा हुआ है। जो बुक में लिखा हुआ है उसे प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से लिख दिया जाए तो उसे हम कहते हैं क्या? नोट्स। तो काउंटर करंट को मैंने बड़ा कर दिया सो दैट यू कैन सी इट मोर प्रॉपरली। उम्मीद है अब आपको ये ज़्यादा प्रॉपर नज़र आ रहा होगा। काउंटर करंट के बारे में नोट्स में क्या लिखा हुआ है? कहते हैं कि एक्सचेंज ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर, सॉल्यूट और वाटर का ऑपोजिट फ्लो होता है। ऑपोजिट कहाँ पर होता है? मेड्यूला में। मेड्यूला ऑफ द किडनी में। मेड्यूला किडनी का इनर पार्ट होता है या आउटर। ये जो हमारी किडनी है ये बीन शेप की है, ये मैंने आपको कल बताया था। इसका जो आउटर एरिया है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ये जो आउटर एरिया है इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और इसका जो इनर एरिया है उसको हम मेड्यूला कहते हैं। मेड्यूला इसलिए कहते हैं कि ये मिडिल में होता है, और कॉर्टेक्स इसलिए कहते हैं कि ये कॉर्नर पर होता है। तो लूप ऑफ हेनले जो है इस किडनी में कहाँ पर आता है? ये बात कभी कभी एप्टीट्यूड टेस्ट वाले पूछते हैं एमसीक्यू में। क्या पूछते हैं? तो दरअसल हमारे जो डायग्राम है किडनी की और नेफ्रॉन की, अगर वो हम इसे किडनी के अंदर देखें तो हमें वो कैसा नज़र आएगा? तो इसके लिए तो इसे मुझे छोटा करना पड़ेगा। ये देखें, यहाँ पर दिखाया गया है कि ये ज़्यादा एरिया आउटर एरिया है जिसको कहते हैं कॉर्टेक्स, और ये है इनर एरिया, इसको कहते हैं मेड्यूला। ये इनर एरिया इसको कहते हैं मेड्यूला। नेफ्रॉन का सारा पार्ट, सारा के सारा, ये देखिए ये बॉमन कैप्सूल है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूशन है, ये डिस्टल कन्वोल्यूशन है। ये सारा के सारा पार्ट कॉर्टेक्स में होता है। कॉर्टेक्स, ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स है, और ये वाला पार्ट मेड्यूला है। सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट इस मेड्यूला में होता है, इसका नाम होता है लूप ऑफ हेनले। ये पार्ट है इसका नाम है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का नाम इसलिए रखा गया है कि ये यू शेप का है, इसलिए लूप कहते हैं। हेनले साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, इसलिए इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। और इसका ये पार्ट जो नीचे जा रहा है इसको डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, और ये जो ऊपर जा रहा है उसको असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। अगर हमारी बुक की ये डायग्राम देखी जाए तो बच्चे ये कहते हैं कि सर इसमें तो ये पूरा नैरो बना हुआ है। ठीक है, ये इससे नैरो है, लेकिन इन दोनों में ये नैरो और ये वाइडर होता है। ये वाइडर होता है, ये हमारी बुक में ऐसे बना हुआ नहीं है। ये नैरो और ये वाइडर होता है। ये किस में बना हुआ है? ये हमारी फिजियोलॉजी की बुक में है, जो मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ेंगे, जिसका नाम गाइटन है। ठीक या नहीं? तो ये काउंटर करंट के मुतालिक जो है वो नोट्स में क्या लिखा हुआ है, अगर हम इसे पढ़ें, ये नोट्स में क्या लिखा होगा काउंटर करंट के मुतालिक? तो ये है काउंटर करंट। तो हम इसको बड़ा करके दिखाते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये सब कुछ चूंकि काउंटर करंट सबके सब लूप ऑफ हेनले में होता है, इसलिए हम ये कहते हैं ये सब कुछ मेड्यूला ऑफ द किडनी में हो रहा है। कहते हैं कि अंदर दो काउंटर करंट है, एक का नाम है काउंटर करंट सीसी यानी, और दूसरे का नाम है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। एक का नाम है सीसी एम और एक का नाम है सीसी, एक का नाम है CCM यानी काउंटर करंट मल्टीप्लायर, और दूसरे का नाम है CCV यानी काउंटर करंट वाजा रेक्टा। वाजा रेक्टा, दो काउंटर करंट है। ये एक काउंटर करंट जो मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई इसलिए कहते हैं कि ये पानी को मल्टीप्लाई कर देता है, इंक्रीज कर देता है 90%। 90% वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये डेवलप होती है कंसंट्रेशन, आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का एक सिस्टम है अक्रॉस द मेड्यूला। मेड्यूला में, किडनी के वो पार्ट में जो मेड्यूला, इसलिए कि लूप ऑफ हेनले मेड्यूला में होता है।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फिल्ट्रेट जो होता है वो आइसोटोनिक होता है। ये बात एमसीक्यू में पूछी जाती है कि जो हमारा फिल्ट्रेट है बोमेन कैप्सूल, ये जो बोमेन कैप्सूल है इसमें जो कुछ फिल्टर होता है वो प्लाज्मा होता है, और वो प्लाज्मा जो होता है वो हमारी उसकी कंसंट्रेशन 1% होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि वो आइसोटोनिक है। ये दरअसल कहते हैं कि पहले ये डिसेंडिंग लिम्ब से पास होता है। देखिए पहले इसमें ये कॉइल वाला पार्ट है जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूशन, फिर ये वाला पार्ट आता है जिसको हम डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। लूप ऑफ हेनले का ये वाला पार्ट डिसेंडिंग लिम्ब कहलाता है। तो ये इस डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है कि ये हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट फॉर्म हो जाता है। इसकी वजह ये है कि 90% वाटर इसमें से एब्जॉर्ब हो जाता है और ये मूव करता है। फिल्ट्रेट नीचे जाता है, ब्लड ऊपर जाता है, फिल्ट्रेट नीचे जाता है, ब्लड ऊपर जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। हाइपरटोनिक यूरिन जो होता है वो फॉर्म होता है इसलिए कि उसमें बाद में सोडियम और क्लोराइड वगैरह ऐड हो जाते हैं। सही है या नहीं? फिर सोडियम के अलावा इसमें यूरिया और यूरिक एसिड भी ऐड हो जाते हैं। इसमें 4 चीज़ें ऐड होती हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और क्रिएटिनिन, जो हमने पढ़ा था। इस वजह से इसे मल्टीप्लाई इसलिए कहते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई यानी इंक्रीज़ हो जाता है, किसी चीज़ का वाटर का इंक्रीज़ हो जाता है। वाज़ा-रेक्टा क्या चीज़ होती है? जब 10% पानी ब्लड गुज़रता है, वो दरअसल स्लो स्पीड से गुज़रता है और इसकी वजह मैंने बताई थी कि इसका डायमीटर कम और इस वाली का डायमीटर ज़्यादा होता है। एक का डायमीटर कम और एक का डायमीटर ज़्यादा होता है। सही है या नहीं? क्या मैंने डायमीटर में कोई फ़र्क बताया था आपको? डायमीटर में फ़र्क होता है या नहीं? तो डायमीटर में फ़र्क होता है। सही है या नहीं? तो अब आपने जो है वो अपना नाम लिख लिया है मोईद, मोईदुल्लाह बेग। जैसे जो मशहूर या तो दरअसल काले बैग होते हैं या एक लाल बैग होता है और आप मोईदुल्लाह बेग हैं। सही बात है या नहीं? सही है सर, आगे। सही है। तो इस तरीके से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपना कैमरा बंद रखें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। या मतलब वो मेरे पास भी वैसे वो है कि ये बंद किया भी जा सकता है मेरे पास से भी। अगर आप खुद कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने म्यूट कर दिया। म्यूट रखें और अगर आपने कोई सवाल पूछना हो तब वैसे म्यूट रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है कि एक ही आवाज़ आए तो ज़्यादा अच्छे, ताकि लोग तो ज़्यादा क्लियर सुन सकें। तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि 10% जो ब्लड गुजरता है वो दरअसल दोनों का डायमीटर डिफरेंट होता है इस वजह से, और उसमें दरअसल कहते हैं ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट चाहिए होती है किडनी को, तो वो यहीं से एब्जॉर्ब होती है। इस तरीके से किडनी का ये फंक्शन ख़त्म हो जाता है, किडनी का ये फंक्शन ख़त्म हो जाता है। और एक ने अभी जो ये सवाल पूछा था हाइपरटोनिक का कि हाइपरटोनिक कैसे हो जाता है, तो उसके लिए हम पूरा राज की बात बताते हैं। इसमें क्या राज है, व्हाट इज सीक्रेट इन इट। ये देखिए एक डायग्राम है जो हमारी बुक में नहीं बनी हुई, इस वजह से मैंने स्पेशली जो है इसे डायग्राम में कुछ चीज समझाने के लिए, इसलिए कि जब कॉलेज की क्लास होती है यानी जब हमारी फिजिकल क्लास होती है तो उसके अंदर इसको इस तरह से समझाया जाता है तो समझ आता है, वरना समझ में नहीं आता। कभी कभी एग्जाम में 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या होता है, वो शॉर्ट क्वेश्चन ये होता है कि जैसे कहते हैं कि डिफरेंट कंसंट्रेशन जो है वो क्या होती है। देखिए यहाँ पे एक ये चीज़ लिखी हुई है कि काउंटर करंट वाजा रेक्टा वो लूप ऑफ हेनले में होता है, जिससे 1% ब्लड जो पास होता है थ्रू वाजा रेक्टा वो बड़ी स्लो स्पीड से होता है। इसकी वजह ये है कि ये वेसल नैरो होती है, मैंने बताया ये वाली वेसल नैरो होती है, ये वाइड है, ये नैरो होती है। और दरअसल कहते हैं कि सप्लाई करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट किसे, मेड्यूला को। मेड्यूला ही दरअसल पोजीशन ऑफ लूप ऑफ हेनले है, कि मेड्यूला में ही लूप ऑफ हेनले होता है। और इसकी दिस टेक्स अवे, और इसका दूसरा काम होता है कि ये वाटर और एब्जॉर्ब जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती है वो, जो वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी चीज़ें जो हैं वो इसमें वैसी ही रहती हैं। देखिए यहाँ पे दरअसल कहते हैं आइसो, हाइपो और हाइपर क्या-क्या चेंजेस आती हैं। आपको पता है ये एप्टीट्यूड के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो सवाल पूछते हैं कि जब यहाँ पे ब्लड फ़िल्टर होता है तो वो आइसोटोनिक होता है। ब्लड यहाँ पे जब फ़िल्टर होता है तो वो आइसोटोनिक होता है। यहाँ से गुज़र रहा होता है तब भी वो आइसोटोनिक होता है। यहाँ पर आकर वो हाइपरटोनिक हो जाता है। ये क्या है? ये डिसेंडिंग लिम्ब है या असेंडिंग लिम्ब है? तो ये है डिसेंडिंग लिम्ब, किसकी? लूप ऑफ हेनले की।
यहाँ पे 90% पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। आपको पता है कि फिल्ट्रेट में से पानी चला जाएगा तो फिर क्या रह जाएगा? जब उसमें से मैक्सिमम पानी चला जाएगा तो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। जब कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो ये हाइपरटोनिक हो जाएगा। यहाँ इन 2 जगहों पे ये आइसोटोनिक है, यहाँ पर आकर ये हाइपरटोनिक हो जाएगा। और इस ट्यूब में क्या होता है? इस ट्यूब में सिर्फ़ सॉल्ट एब्ज़ॉर्ब होते हैं, सॉल्ट। जब इसमें से देखें ये हाइपरटोनिक हो गया, इसमें से सॉल्ट निकल जाएँगे तो फिर क्या होगा? जब सॉल्ट निकल जाएँगे तो ये दोबारा से हाइपोटोनिक हो जाएगा। यानी इसमें ये हाइपोटोनिक होता है। एग्ज़ाम में रीज़न आता है कि व्हाई यूरिन इज़ या फ़िल्ट्रेट, या कभी यूरिन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, कभी फ़िल्ट्रेट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, एक ही बात होती है वैसे, जो कि इससे फ़िल्टर होकर आ रहा होता है, तो बाद में यूरिन ही बनना होता है। कहते हैं फ़िल्ट्रेट व्हेन इन डिसेंडिंग लिम्ब इज़ हाइपरटोनिक एंड व्हेन दिस इज़ इन ascending limb, this is hypotonic. State reason why. State reason why. तो इसका रीज़न जो है वो मैंने क्या बताया आपको, इसकी वजह ये है कि यहाँ पे 90% वाटर चला जाता है तो इस वजह से हाइपरटोनिक हो जाता है। और यहाँ पे चूँकि सॉल्ट भी चले जाते हैं, इसलिए वो हाइपोटोनिक हो जाता है। इसलिए कि यहाँ पे सॉल्ट जाते हैं, यहाँ पे सॉल्ट और वाटर दोनों जाता है। तो यहाँ पे चूँकि वाटर ज़्यादा चला जाता है इसलिए कि वो हाइपरटोनिक हो जाता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पे सॉल्ट चले जाता है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है, यानी वो डाइल्यूट हो जाता है दोबारा से, इसलिए कि सॉल्ट खत्म हो जाता है, पानी ही रह जाता है बाकी, इसलिए वो फिर दोबारा से हाइपरटोनिक हो जाता है। कभी-कभी एग्ज़ाम में ये रीज़न पूछा जाता है कि फ़िल्ट्रेट इज़ आइसोटोनिक, व्हाई इट बिकम हाइपरटोनिक इन डिसेंडिंग लिम्ब? कि फ़िल्ट्रेट आइसोटोनिक होता है, ये डिसेंडिंग लिम्ब में हाइपरटोनिक कैसे हो जाता है? कभी-कभी ये रीज़न पूछते हैं कि फ़िल्ट्रेट इज़ आइसोटोनिक, व्हाई इज़ बिकम हाइपोटोनिक इन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले? डिसेंडिंग लिम्ब में ये हाइपो क्यों हो जाता है? फिर दरअसल कहते हैं कि ये पूछा जाता है रीज़न यहाँ पर आकर ये वापस हाइपरटोनिक कैसे हो जाता है? यहाँ पर ये क्या चीज़ है? इसका नाम है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूशन, इसका नाम है डिस्टल कन्वोल्यूशन। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ ये देखें, ये रीज़न है, एक ही चीज़ से मुताल्लिक वो पूछते हैं कि फ़िल्ट्रेट इज़ आइसोटोनिक, फ़िल्ट्रेट इज़ आइसोटोनिक, हाउ यूरिन बिकम हाइपरटोनिक? यूरिन हाइपर क्यों हो जाता है? कभी इन दोनों का कंपैरिज़न पूछते हैं, कभी इन दोनों का पूछते हैं। कहते हैं कि फ़िल्ट्रेट इन असेंडिंग लिम्ब इज़ हाइपोटोनिक, filtrate in ascending limb is hypotonic. How it become hypertonic? इसलिए कि इसके अंदर 4 चीज़ें आ जाएँगी, इसलिए ये हाइपरटोनिक हो जाएगा और वो 4 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं जो इसमें आएँगे। क्या आपको याद हैं जो मैंने इससे थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसमें कौन से 4 आएँगे? ये 4 अमोनिया, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, ये इसमें आते हैं, इसी को सिक्रीशन कहते हैं। इसमें ब्लड में एंटर होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ब्लड से ये सिक्रीट होते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें एक्सक्रीट होती हैं, यहाँ पे ये सिक्रीट होते हैं। सिक्रीट का मतलब होता है फॉर्म होना और एक्सक्रीट का मतलब होता है रिमूव होना। सही है या नहीं? क्या आपको पता चला कि यहाँ पे चूँकि वो हाइपो हो जाता है, यहाँ पे आके वो हाइपो हो जाता है, इसलिए कि पानी चला जाता है। यहाँ पे आके वो हाइपर चला होता है, इसलिए सॉरी, यहाँ पे हाइपर हो जाता है इसलिए कि पानी चला जाता है, यहाँ पे हाइपो हो जाता है इसलिए कि सॉल्ट चले जाते हैं। यहाँ पर हाइपर इसलिए हो जाता है कि वाटर ज़्यादा चला जाता है। यहाँ पे हाइपर इसलिए हो जाता है कि सॉल्ट चला जाता है। यहाँ पे वापस हाइपर इसलिए हो जाता है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसमें आ जाते हैं। अमोनिया आ जाता है, क्रिएटिनिन आ जाता है, यूरिया आ जाता है, यूरिक एसिड आ जाता है। इस वजह से यूरिन इस तरह से फॉर्म होता है। तो ये था ये क्वेश्चन जो हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर समझ नहीं आया फिर हमने क्या पढ़ा? अगर आपको याद होगा तो हमने जो है यूरिन की फॉर्मेशन पढ़ी कि किडनी का काम यूरिन की फॉर्मेशन होता है और ये यूरिन की फॉर्मेशन होते वक्त 4 प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है जिनको हम रेगुलेटरी प्रोसेसेस कहते हैं। अगर ये एग्जाम में आए रेगुलेटरी प्रोसेसेस इन किडनी तब भी यही लिखना है। अगर रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन आए तब भी यही लिखना है कि दरअसल इसमें क्या 4 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप का नाम है फिल्ट्रेशन, दूसरे का नाम है सेलेक्टिव रिजॉर्प्शन, तीसरे का नाम है एक्सक्रीशन, चौथे का नाम है काउंटर करंट।
तो इसके अंदर 4 काउंटर करंट 2 होते हैं। जो वाटर की 90% एब्जॉर्प्शन के लिए होता है उसे हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर, और जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन के लिए होता है उसे हम कहते हैं काउंटर करंट वाजा रेक्टा। ये दोनों काउंटर करंट इस रीजन में होते हैं जिसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं, इसी रीजन में होते हैं जिसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। यही वो रीजन है जो मेड्यूला में है, यही वो रीजन है जो मेड्यूला में है। तो जैसे कहते हैं कि काउंटर करंट पूछा जाए कि ये कॉर्टेक्स में होता है या मेड्यूला में। आपको पता है इस दफ़ा जो एक क्वेश्चन आए थे एप्टीट्यूड टेस्ट में, उसमें यही पूछा गया था कि ये कॉर्टेक्स में होता है या मेड्यूला में। बच्चों ने कहा ये बुक में कहाँ लिखा है कि ये कॉर्टेक्स में होता है या मेड्यूला में। इतनी सारी डिटेल में लिखी ये बात है, इसके लिए आप कह रहे हैं कि ये तो ऐसे नहीं लिखा हुआ। नहीं, अगर आपने इसको ऐसे समझा नहीं था तो वो अलग बात है। ये सारा कुछ चूँकि लूप ऑफ हेनले होता ही मेड्यूला में है, इसलिए ये यहीं पर होता है। अगर इस तरीके से जो है वो एमसीक्यू में ये पूछा जाए कि वाटर की रीअब्ज़ॉर्प्शन मेड्यूला में होती है या कॉर्टेक्स में, तो वाटर की रीअब्ज़ॉर्प्शन भी मेड्यूला में ही होती है। इसलिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बोवेन कैप्सूल में फ़िल्ट्रेशन होती है, यहाँ पे आके तो वो वैसा का वैसा ही रहता है, यहाँ पे मूव होकर फिर उसमें वाटर वगैरह एंटर होते हैं। यहाँ पर आकर उसमें 4 चीज़ें ऐड हो जाती हैं। कौन-सी 4 चीज़ें ऐड हो जाती हैं? कौन-सी 4 ऐसी चीज़ें रीअब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं? ग्लूकोज़, अमाइनो एसिड, वाटर और सॉल्ट। और यहाँ पे वाटर और सॉल्ट, यहाँ पे सॉल्ट। और यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं ब्लड में, फ़िल्ट्रेट में। वो 4 चीज़ें क्या होती हैं? वो होती हैं यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और क्रिएटिनिन। सही है? तो ये है प्रोसेस किस चीज़ का? किडनी के फंक्शन का। क्या आपको समझ आया या नहीं? एक्सक्यूज मी सर। समझ आ गया या नहीं? सर एक सवाल है। जी पूछें। सर आपने ये बताया कि जो असेंडिंग लिम्ब है वो वाइड होती है और डिसेंड वाइड मतलब चौड़ी, और डिसेंडिंग लिम्ब थोड़ी नैरो होती है। जी। देखिए इस डायग्राम में बना हुआ है ये मैंने सिर्फ बताया नहीं है। देखिए दिस इज़ हियर, ये यहाँ पर मौजूद है या नहीं? देखिए इसकी जी विड्थ और इसकी विड्थ देखें, जी। फ़र्क है नहीं है? और एक और ये बात हुई है कि आपने ये चीज़ भी बताई ना कि जैसे कि कंसंट्रेशन जो मुख्तलिफ मतलब टॉनिक होते हैं ना, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि 1 से नीचे आपने हाइपो बताई है, और अगर 1% ऑफ ब्लड तो आइसो, और ग्रेटर देन 1 तो हाइपर। हाँ, ठीक है। तो ये पूछ रहा था, मतलब ये जब हमारा ब्लड जो होता है ये हमारे सेल्स में हमेशा 1% सॉल्ट ही होते हैं। चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो ब्लड हो, चाहे बॉडी का कोई भी पार्ट हो, उसमें हमेशा 1% ही होता है। इसका मतलब ये है कि हर जगह आइसोटोनिक होता है। अगर हम ब्रेन की बात करें वहाँ, किडनी की बात करें वहाँ, स्टमक की बात करें, ब्लड की बात करें, हर जगह 1% होता है सॉल्ट। और शायद आपको पता हो कि अगर ये जो ड्रिप लगाई जाती है वो भी 1% में बनाई जाती है, और उसका रीज़न भी क्या होता है? उसका रीज़न भी यही होता है। क्या होता है? ये क्या रीज़न होता है? व्हाट इज़ द रीज़न? सर रिपीट करिएगा क्वेश्चन। अगर ज़्यादा या कम हो जाएगी तो फिर उससे कुछ प्रॉब्लम अराइज़ हो जाती हैं। क्या उससे कोई प्रॉब्लम अराइज़ होती है या नहीं? बिल्कुल होंगे राइस। इसलिए कि या तो सेल जो है आरबीसी या हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएँगे, श्रिंक हो जाएँगे, या फिर क्या होगा? या सर आप बताएं। सेलुलर बर्स्ट हो जाएँगे। बस ये हो चैप्टर जाएंगे। 1 के हम स्टार्ट में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? ये चैप्टर 1 के स्टार्ट में पढ़ते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि स्टूडेंट इतनी तवज्जो से कहाँ ये बातें सुनते हैं। हालाँकि इम्पोर्टेंट बातें होती हैं, उन्हें सुननी चाहिए, लेकिन वो नहीं सुनते। सुननी चाहिए, लेकिन वो नहीं सुन रहे होते। ठीक है या नहीं? चैप्टर 1 जब स्टार्ट किया गया था, क्या उस वक़्त आप कॉलेज में थे? नहीं सर, वो मेरी वाली क्लास से मिसिंग हो गई थी। वो वाली क्लासें मिस हो गई थी। चलें ठीक है। ये सर ओके। और कोई सवाल अगर आपने पूछना हो तो? नो सर, अभी तो कोई नहीं। और वैसे भी दरअसल जो है वो नमाज का वक्त हो गया है। कुछ बच्चों ने कहा था कि क्लास जल्दी ख़त्म कर दें ताकि हम नमाज के लिए जा सकें, जुमे का दिन है। तो मैं क्लास को तो ख़त्म कर देता हूँ। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो देखिए अभी मैं दोबारा इसको भी जो है वो बंद करके रिकनेक्ट करता हूँ, और रिकनेक्ट करने में क्या होगा, फिर अगर आपने कोई सवाल पूछना है या किसी और ने कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ सकता है। जिनके यहाँ नमाज देर से होती है, जैसे हमारे यहाँ 1:45 बजे होती है, तो वो सवाल पूछ सकते हैं।